यहाँ बेसिक पॉइंट ये है कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशन को सिर्फ दो पड़ोसी देशों की नॉर्मल दोस्ती समझना काफ़ी नहीं है। इसके पीछे हिस्ट्री, बॉर्डर, सिक्योरिटी और ट्रेड सब एक साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले 1971 का कॉन्टेक्स्ट समझो। बांग्लादेश की आज़ादी में इंडिया की रोल ने दोनों देशों के बीच ट्रस्ट का एक मॉरल बेस बनाया। इसीलिए स्लाइड में नेबरहुड फर्स्ट का पॉइंट आता है। मतलब इंडिया के लिए बांग्लादेश कोई साइड इशू नहीं, बल्कि इमीडिएट स्ट्रेटेजिक सर्कल का सेंट्रल पार्टनर है। अब सवाल यह है कि लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट या LBA 2015 इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? इसलिए क्योंकि बॉर्डर लाइन सिर्फ मैप पर लाइन नहीं होती। अगर बॉर्डर अनक्लियर हो तो लोगों की सिटीजनशिप, पुलिसिंग, टैक्सेशन, मूवमेंट, स्मगलिंग कंट्रोल सब कंफ्यूज हो जाता है। ऑनक्लेव्स का मतलब था कि एक देश की छोटी जमीन दूसरे देश के अंदर फंसी हुई थी। देखो, मैप में ऑरेंज और ग्रीन पॉकेट्स इसी उलझन को दिखाते हैं। LBA ने इस इनहेरिटेड कॉलोनियल मेस को काफी हद तक बंद किया। इससे सॉवरेनिटी क्लियर हुई, लोकल गवर्नेंस इंप्रूव हुई और बॉर्डर को वायलेंट फ्लैश पॉइंट बनने से रोका गया। क्लियर है? अब दूसरा लेयर देखो। बॉर्डर रिजॉल्व होने का फायदा सिर्फ पीस नहीं, इकोनॉमिक्स भी है। इसीलिए स्लाइड CEPA और SAFTA को कंपेयर कर रही है। सैफ्ट्रा एक वाइडर रीजनल फ्रेमवर्क था, लेकिन उसकी स्पीड और डेप्थ लिमिटेड रही। सीपा का आइडिया ज्यादा प्रैक्टिकल है, सिर्फ टैरिफ कम करना नहीं, बल्कि नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी एड्रेस करना। नॉन टैरिफ बैरियर्स का मतलब कस्टम्स डिले, टेस्टिंग रूल्स, कोटा, पेपर वर्क, स्टैंडर्ड्स मिसमैच या ट्रांसपोर्ट फ्रिक्शन। सोचो जरा, अगर टैक्स कम भी हो लेकिन ट्रक बॉर्डर पर अटक जाए तो ट्रेड फिर भी स्लो रहेगा। इसीलिए स्लाइड वाले चार्ट में टैरिफ रिडक्शन के साथ स्पेसिफिक बैरियर्स को रिड्यूस करने की बात है। ये वैल्यू चेन्स बनाने के लिए जरूरी है। मतलब दोनों देश सिर्फ फिनिश गुड्स एक्सचेंज ना करें, बल्कि प्रोडक्शन नेटवर्क शेयर करें। अब सिक्योरिटी डिमेंशन। स्लाइड के नीचे बॉर्डर मैनेजमेंट मैट्रिक्स और फेंसिंग प्रॉब्लम आती है। पूरी बॉर्डर को सिंपल वॉल की तरह फेंस करना इजी नहीं, क्योंकि बहुत जगह नदियां हैं, जमीन सॉफ्ट है और सिविलियन सेटलमेंट डेंस है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हर सिक्योरिटी प्रॉब्लम का आंसर हार्ड फेंसिंग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए टेक्नोलॉजिकल टूल्स, थर्मल सिस्टम्स, लेजर फेंसिंग और BSF BGB कोऑर्डिनेशन को इंपॉर्टेंस दी गई है। बॉर्डर सिक्योरिटी यहां मिलिट्री से ज्यादा गवर्नेंस प्रॉब्लम है। समझ लो, जब बॉर्डर क्लियर होती है, वायलेंस कम होता है। जब मैनेजमेंट स्मार्ट होता है, ट्रस्ट बढ़ता है। और जब ट्रस्ट बढ़ता है, तब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रियल बन पाती है। यही इस स्लाइड का कोर लॉजिक है। बाउंड्री सेटलमेंट ने रिलेशन को हिस्ट्री से निकालकर इंस्टीट्यूशनल फ्यूचर की तरफ धकेला। मेक सेंस? इस स्लाइड का सेंट्रल आइडिया कनेक्टिविटी है, लेकिन सिर्फ रोड बनाना वाला सिंपल कनेक्टिविटी नहीं। यहाँ कनेक्टिविटी का मतलब स्ट्रेटेजिक आर्टरीज है, यानी ऐसे रूट्स जो पूरे ईस्टर्न साउथ एशिया को जोड़कर इकोनॉमिक ज्योग्राफी को बदल दें। सबसे पहले इनलैंड वाटरवे समझो। PIWTT यानी प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड एक रिवर बेस्ड ट्रांजिट अरेंजमेंट है। इसका बेसिक लॉजिक सिंपल है। नदियां नेचुरल हाईवेज की तरह काम कर सकती हैं। जब इंडिया की नेशनल वाटरवेज जैसे NW1 और NW2 बांग्लादेश के थ्रू कनेक्ट होती हैं, तो फ्रेट डिस्टेंस कम होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट गिरता है और लॉजिस्टिक्स का टाइम रिड्यूस होता है। मैप में कोलकाता से गुवाहाटी तक और आशुगंज जैसे ट्रांजिट नोड्स इसी बात को दिखाते हैं। जो स्मॉल डिस्टेंस सेविंग कॉल आउट दिख रहा है, वो सिंबॉलिक है। कभी कभी ज्योग्राफी को सीधा बदला नहीं जा सकता, लेकिन रूट डिजाइन बदलकर उसके इफेक्ट को बदला जा सकता है। अब लैंड और रेल लिंक्स। मैत्री सेतु का मतलब सिर्फ एक ब्रिज नहीं। फेनी रिवर पर यह ब्रिज त्रिपुरा को बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट के क्लोज लाता है। सोचो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया ट्रेडिशनली लैंडलॉक्ड फील करता था। जब सी एक्सिस इनडायरेक्ट हो तो डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ जाती है। ब्रिज और अखौरा अगरतला रेलवे लिंक प्री पार्टीशन कनेक्टिविटी को नए फॉर्म में रिवाइव करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ब्रिटिश इंडिया के टाइम जो ट्रांसपोर्ट लॉजिक था, पार्टीशन ने उसे तोड़ दिया। अब इंडिया और बांग्लादेश धीरे धीरे उस ब्रोकन रीजनल ज्योग्राफी को रिपेयर कर रहे हैं। स्लाइड के ब्रिज डायग्राम में सबरूम, रामगढ़ और चिटागोंग पोर्ट का रिलेशन इसी शिफ्ट को विजुअल फॉर्म में दिखाता है। तो क्वेश्चन, क्या कनेक्टिविटी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर है? नहीं, ये पॉलिटिकल विल का कॉन्क्रीट फॉर्म है। अब एनर्जी पाइपलाइन को देखो। इंडो बांग्ला फ्रेंडशिप पाइपलाइन का रोल और भी डीप है। पाइपलाइन डीजल ट्रांसपोर्ट का फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव चैनल बनाती है। इसका मतलब टू थिंग्स। पहला, एनर्जी सिक्योरिटी इंप्रूव होती है।
दूसरा, रेगुलराइज सप्लाई चेन्स बनती हैं, जो ट्रस्ट को इंस्टीट्यूशनल बनाती हैं। ट्रक से फ्यूल ले जाना और डेडिकेटेड पाइपलाइन से ले जाना सेम बात नहीं। पाइपलाइन फिक्स्ड कमिटमेंट होती है, एक तरह का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस। नीचे जो कंपैरेटिव कॉस्ट एनालिसिस का विजुअल है, वो यही बताता है कि पाइपलाइन मोड का इकोनॉमिक लॉजिक स्ट्रॉन्गर है। अब लार्जर आईआर पर्सपेक्टिव से समझो। कनेक्टिविटी के थ्रू बांग्लादेश इंडिया के लिए सिर्फ नेबर नहीं, गेटवे बन रहा है। और बांग्लादेश के लिए इंडिया सिर्फ बिग पावर नहीं, मार्केट और ट्रांजिट पार्टनर बन रहा है। लेकिन क्या इसमें एसिमेट्री का रिस्क नहीं? बिल्कुल है। इसीलिए ऐसे प्रोजेक्ट्स तभी सस्टेनेबल होते हैं जब दोनों साइड्स को विजिबल गेन्स मिले। अगर एक साइड को सिर्फ कॉरिडोर और दूसरी को सिर्फ डिपेंडेंस फील हो तो पॉलिटिक्स बैकलैश देगी। सो दिस स्लाइड का कोर मैसेज है कि रिवर्स, रेल, ब्रिज और पाइपलाइन मिलकर एक नया ईस्टर्न रीजनल ऑर्डर बना रहे हैं, जहां कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी और ग्रोथ दोनों का बेस है। गॉट इट? ये स्लाइड दिखाती है कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशन में सबसे हार्ड इश्यूज वही होते हैं जो सिर्फ फॉरेन पॉलिसी से सॉल्व नहीं होते। तीस्ता वाटर शेयरिंग इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। पहले बेसिक समझो। तीस्ता एक रिवर है, लेकिन पॉलिटिकल सेंस में ये ड्राई सीजन सर्वाइवल इशू है, खासकर बांग्लादेश के नॉर्दर्न एग्रीकल्चर के लिए। जब पानी कम होता है तब शेयरिंग का सवाल शार्प हो जाता है। मॉनसून के टाइम अबंडेंस होती है, पर ड्राई सीजन में स्कैसिटी पॉलिटिक्स को इंटेंस बना देती है। इसीलिए स्लाइड 50-50 डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल और राइपेरियन पॉलिटिक्स की बात कर रही है। राइपेरियन पॉलिटिक्स का सिंपल मतलब है नदी को शेयर करने वाले स्टेट्स के बीच पावर और नीड का कॉन्फ्लिक्ट। मैप में रंगपुर साइड की एग्रीकल्चरल डिपेंडेंसी और पाई चार्ट में इंडिया, बांग्लादेश और अनएलोकेटेड पोर्शन इसी टेंशन को दिखाते हैं। अब कोर डिफिकल्टी क्या है? फेडरलिज्म। इंडिया एक फेडरल सिस्टम है, इसलिए फॉरेन ट्रीटी का इशू होते हुए भी रिवर वाटर पर स्टेट गवर्नमेंट्स, स्पेशली वेस्ट बंगाल, का स्ट्रॉन्ग स्टेक होता है। तो क्वेश्चन, अगर सेंटर ढाका से डील करना चाहे, क्या वो अकेला फाइनल डिसीजन ले सकता है? पेपर पर काफी पावर होती है, पर पॉलिटिक्स में स्टेट वीटो जैसा प्रेशर रियल हो जाता है। इसीलिए स्लाइड राइपेरियन फेडरलिज्म डिलेमा बोल रही है। सेंटर स्टेट फ्रिक्शन सिर्फ इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर नहीं रहता, वो बायलैटरल रिलेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। देखो फ्लो डायग्राम में डोमेस्टिक पॉलिटिकल फ्रिक्शन से ट्रीटी इंप्लीमेंटेशन अटकती है, फिर बायलैटरल हाइड्रो अग्रीमेंट्स अनरिजॉल्व्ड रहते हैं, फिर बांग्लादेश के क्रॉप यील्ड और सोशियो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर इफेक्ट आता है। इसका मतलब डोमेस्टिक और एक्सटर्नल पॉलिटिक्स अलग बॉक्सेस नहीं हैं, वो एक दूसरे में घुसे हुए हैं। अब फेनी रिवर अग्रीमेंट को समझो। स्लाइड इसे प्रैग्मैटिक काउंटरवेट बोलती है। क्यों? क्योंकि जब तीस्ता जैसा बड़ा इशू अटका हो, तब एक छोटा बट वर्केबल वाटर अग्रीमेंट दिखाता है कि रिलेशन फुल्ली फ्रोजन नहीं है। सबरूम को पानी देने वाला अरेंजमेंट सिंबॉलिक भी है और प्रैक्टिकल भी। इट सेज where ग्रैंड डील फेल्स, मिनी डील्स कैन प्रिजर्व मोमेंटम। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर डेमोग्राफिक एंजाइटीज और एनआरसी सीएए फॉलआउट। यहां इशू और ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। इल्लीगल इमिग्रेशन का नैरेटिव इंडिया के कुछ रीजन्स में इंटरनल सिक्योरिटी और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से जुड़ता है। लेकिन बांग्लादेश की नज़र से अगर इंडिया के डोमेस्टिक सिटीजनशिप मेजर्स क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन क्रिएट करते दिखें तो डिप्लोमैटिक डिस्कम्फर्ट बढ़ेगा। स्लाइड का टाइमलाइन ग्राफ 2019-2022 इसी टर्बुलेंस को इंडिकेट करता है। नॉन रिफाउलमेंट का मतलब होता है कि किसी वल्नरेबल ग्रुप को जबरदस्ती वापस ऐसी जगह न भेजा जाए जहां उसकी सेफ्टी खतरे में हो। तो जब डोमेस्टिक लॉ और रीजनल डिप्लोमेसी टकराते हैं, लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। सीरियस। इस स्लाइड का डीप लेसन ये है कि बायलैटरल रिलेशन सिर्फ लीडर्स की गुडविल पर नहीं चलती। वाटर, माइग्रेशन, आइडेंटिटी, फेडरल पॉलिटिक्स, एग्रीकल्चर, लीगल प्रिंसिपल सब एक नॉट बना देते हैं। अगर आप सिर्फ फ्रेंडशिप बोलकर इस नॉट को इग्नोर करोगे, एनालिसिस वीक हो जाएगा। समझ आया? स्ट्रॉन्ग रिलेशन का मतलब कॉन्फ्लिक्ट एब्सेंट होना नहीं। स्ट्रॉन्ग रिलेशन का मतलब डिफिकल्ट इश्यूज को मैनेज करने की कैपेसिटी होना है। एग्जैक्टली। इस स्लाइड का फोकस इंडिया म्यांमार रिलेशन पर है और इसका कीवर्ड है प्रैग्मैटिज्म। पहले 2021 कू समझो। म्यांमार में मिलिट्री ने इलेक्टेड एनएलडी गवर्नमेंट को हटाकर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल या एसएसी एस्टैब्लिश किया।
इससे कंट्री एक सिंपल डिक्टेटरशिप मोड में नहीं गया, बल्कि फ्रैगमेंटेड सिविल कॉन्फ्लिक्ट में चला गया, जहां मिलिट्री, एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स और डेमोक्रेटिक रेजिस्टेंस फोर्सेस सब एक्टिव हो गए। अब सवाल, इंडिया को क्या करना था? क्या वो सिर्फ डेमोक्रेसी सपोर्ट का मॉरल स्टैंड ले और जुंटा से डिस्टेंस बना ले, या सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कंपल्शंस को देखते हुए एंगेजमेंट रखे? इसी टेंशन को स्लाइड प्रैग्मैटिक बैलेंसिंग एक्ट बोल रही है। डुअल ट्रैक डिप्लोमेसी का मतलब है दो पैरेलल लाइंस पर चलना। एक तरफ फॉर्मल स्टेट टू स्टेट कांटेक्ट जुंटा के साथ मेंटेन करना, क्योंकि बॉर्डर मैनेजमेंट, इंसर्जेंसी कंट्रोल, ट्रेड रूट्स और प्रोजेक्ट्स के लिए स्टेट मशीनरी से बात करनी पड़ती है। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन को पूरी तरह रिजेक्ट ना करना, ताकि सिविल सोसाइटी और ब्रॉडर म्यांमार पॉपुलेशन में इंडिया की सॉफ्ट पावर कंप्लीटली कोलैप्स ना हो। ऊपर जो बैलेंस स्केल बना है, उसमें लेफ्ट साइड पर बॉर्डर सिक्योरिटी और काउंटर इंसर्जेंसी कोऑपरेशन है, और राइट साइड पर डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस और वेस्टर्न अलाइनमेंट का कंसर्न। बीच में स्ट्रेटेजिक नेशनल इंटरेस्ट लिखा है। बस पूरा स्लाइड इसी एक इमेज में समझ लो। अब चाइना फैक्टर। वेस्टर्न सैंक्शंस ने जुंटा को आइसोलेट किया, लेकिन स्ट्रेटेजिक स्पेस कभी खाली नहीं रहता। जहां वेस्ट पीछे हटता है, वहां बीजिंग आगे बढ़ता है। स्लाइड में सीएमईसी और ख्याओक्प्यू पोर्ट का जिक्र इसीलिए है। अगर चाइना म्यांमार के कोस्ट, कॉरिडोर्स और पॉलिटिकल एक्सेस पर मोनोपोली बना ले, तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और बे ऑफ बंगाल इंटरेस्ट्स दोनों प्रेशर में आ जाते हैं। इसलिए न्यू दिल्ली रिजिड सैंक्शंस लाइन को फुल्ली कॉपी नहीं करता। ये मॉरल वीकनेस नहीं, बल्कि सिक्योरिटी कैलकुलेशन है। लेकिन क्या इससे इंडिया की डेमोक्रेटिक क्रेडिबिलिटी को नुकसान होता है? हाँ, कुछ हद तक। इसीलिए बैलेंसिंग डिफिकल्ट है। नीचे फ्लो डायग्राम सैंक्शंस इवेजन वर्सेस इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म भी इसी बात को सिंपल बनाता है। अगर एसएससी पर फुल एम्बार्गो हो और इंडिया भी पूरी तरह डिसएंगेज करे, तो चाइनीज एक्सट्रैक्शन और इन्फ्लुएंस और बढ़ेगा। इस रिस्क को देखकर इंडिया रुपी कैट ट्रेड जैसे लिमिटेड मैकेनिज्म्स और लोकलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंगेजमेंट यूज करता है। मतलब फुल एंडोर्समेंट नहीं, फुल अबैंडनमेंट भी नहीं। दिस इज कैलिब्रेटेड एंगेजमेंट। आईआर पॉइंट यहां बहुत क्लियर है। फॉरेन पॉलिसी में वैल्यूज और इंटरेस्ट्स अक्सर क्लैश करते हैं। बिगिनर लोग सोचते हैं कि या तो आइडियलिज्म होगा या रियलिज्म, लेकिन रियल वर्ल्ड में स्टेट्स हाइब्रिड लाइन चलाती हैं। इंडिया म्यांमार में वही कर रहा है। सोचो जरा, अगर बॉर्डर पर इंसर्जेंसी हो, चाइना एक्टिव हो और डेमोक्रेसी भी कंसर्न हो, तो एक लाइन पॉलिसी काम करेगी क्या? नहीं। इसीलिए प्रैग्मेटिज्म का मतलब प्रिंसिपल छोड़ देना नहीं, बल्कि कन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज को मैनेजेबल ऑर्डर देना है। यही स्लाइड का कोर लेसन है। क्लियर है? ये स्लाइड इंडिया और म्यांमार बॉर्डर को एक सिक्योरिटी मैट्रिक्स के रूप में समझा रही है। सबसे पहले पोरस बॉर्डर का मतलब समझो। पोरस बॉर्डर वो होती है जहां मूवमेंट को फुल कंट्रोल करना प्रैक्टिकल नहीं होता। इंडिया म्यांमार बॉर्डर लगभग 1643 किलोमीटर्स लंबी है, टेरेन रफ है, कम्युनिटीज एथनिक टाइज शेयर करती हैं और स्टेट प्रेजेंस हर जगह इक्वली स्ट्रांग नहीं होती। इसलिए इंसर्जेंट ग्रुप्स जैसे एनएससीएन-के या यूएलएफए-आई जैसी फोर्सेस हिस्टोरिकली सेफ हेवंस, ट्रांजिट रूट्स और सपोर्ट नेटवर्क्स यूज कर सकती हैं। मैप में सगाइंग रीजन, एनएससीएन-के बेल्ट और अराकन आर्मी जोन्स इसी लेयर्ड थ्रेट को दिखाते हैं। बॉर्डर लाइन यहाँ एक नीट लीगल लाइन है, लेकिन ग्राउंड पर वो सोशल और मिलिट्री ग्रे जोन बन जाती है। अब एफएमआर यानी फ्री मूवमेंट रिजीम, इसका बेसिक लॉजिक ट्राइबल किनशिप को रिस्पेक्ट करना था। बॉर्डर के दोनों तरफ सेम एथनिक कम्युनिटीज रहती हैं, इसलिए 16 किलोमीटर्स तक वीजा फ्री मूवमेंट अलाउ किया गया। प्रिंसिपल ह्यूमेन था, लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब इसी ओपननेस को मिलिटेंट्स, स्मगलर्स और नारकोटिक्स नेटवर्क्स एक्सप्लॉइट करने लगे। स्लाइड का बिफोर आफ्टर डायग्राम याद रखो। पहले किनशिप ट्रेड और इलिसिट फ्लो दोनों साथ चल रहे थे। बाद में सस्पेंशन के बाद हार्डलाइन बैरियर्स और स्मार्ट फेंसिंग की बात आई। अब स्पेसिफिक क्वेश्चन, क्या एफएमआर सस्पेंड कर देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नो, नॉट एग्जैक्टली। सिक्योरिटी इंप्रूव हो सकती है, लेकिन क्रॉस बॉर्डर कम्युनिटीज की डेली लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। कुकी चिन जो जैसी कम्युनिटीज के लिए बॉर्डर स्टेट लाइन से ज्यादा सोशल स्पेस होता है, तो सिक्योरिटी गेन और सोशल कॉस्ट दोनों को एक साथ देखना पड़ेगा। ऑपरेशन सनराइज का कॉन्टेक्स्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह दिखाता है कि इंडिया और म्यांमार ने कभी कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री एक्शन भी किया था। टैक्टिकल वर्कफ्लो चार्ट में इंटेलिजेंस शेयरिंग, पिंसर एक्शन और कैंप डिस्ट्रक्शन का सीक्वेंस दिख रहा है। मतलब जब स्टेट कोऑपरेशन फंक्शनल हो तो इंसर्जेंट कैंप्स पर प्रेशर डाला जा सकता है। लेकिन स्लाइड का करंट रियलिटी बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जुंटा पोस्ट 2021 ओवरस्ट्रेच्ड है।
सिंपल वर्ड्स में, म्यांमार मिलिट्री के पास अब इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो हर जगह सस्टेन्ड कोऑर्डिनेशन कर सके। तो पुराने जॉइंट ऑपरेशंस को मैकेनिकली रिपीट करना पॉसिबल नहीं। अब अराकन आर्मी डायनामिक्स, ये सिर्फ एक और आर्म्ड ग्रुप नहीं, बल्कि इंडिया के कलादन प्रोजेक्ट और वेस्टर्न म्यांमार एक्सेस के लिए मेजर वेरिएबल है। जब ईएओ यानी एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन टेरिटोरियल कंट्रोल गेन करती है, तब इंडिया को नेपीडॉ के अलावा लोकल पावर सेंटर्स को भी समझना पड़ता है। समझ रहे हो डीपर पॉइंट? बॉर्डर सिक्योरिटी का मतलब कभी-कभी सिर्फ टू गवर्नमेंट्स के बीच कोऑपरेशन नहीं होता, कभी ग्राउंड रियलिटी मल्टी एक्टर होती है। इस स्लाइड का कोर लेसन ये है कि बॉर्डर को सिर्फ फेंस से सिक्योर नहीं किया जा सकता। सोशल लेजिटिमेसी, लोकल कम्युनिटी टाइज, इंटेलिजेंस नेटवर्क्स, पार्टनर स्टेट कैपेसिटी और नॉन स्टेट आर्म्ड एक्टर्स सब मिलकर सिक्योरिटी आउटकम बनाते हैं। बिल्कुल ठीक। इसीलिए इंडिया को बॉर्डर पॉलिसी में ह्यूमैनिटेरियन सेंसिटिविटी और हार्ड सिक्योरिटी दोनों को मिक्स करना पड़ता है। गॉट इट? ये स्लाइड एक्ट ईस्ट पॉलिसी के प्रैक्टिकल बैकबोन को समझाती है। गेटवे टू द ईस्ट का मतलब है कि इंडिया नॉर्थ ईस्ट को डेड एंड रीजन के रूप में नहीं, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचने वाले ब्रिज के रूप में देखना चाहता है। इसलिए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स यहां सिंबॉलिक नहीं, स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी हैं। सबसे पहले कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को समझो। इसमें मैरिटाइम लेग है कोलकाता से सिटवे पोर्ट तक, फिर इनलैंड वाटरवे है सिटवे से पलेटवा तक, और फिर हाईवे सेगमेंट है पलेटवा से जोरिनपुई तक। मैप में ये 3 रूट लाइंस क्लियरली दिख रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का लॉजिक है सिलीगुड़ी कॉरिडोर की वल्नरेबिलिटी को ऑफसेट करना। अगर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी सिर्फ चिकन्स नेक पर हेविली डिपेंड करे, तो स्ट्रेटेजिक रिस्क बढ़ जाता है। कालादान एक ऑल्टरनेटिव आर्टरी क्रिएट करता है। अब आईएमटी ट्राइलैटरल हाईवे, मोरे से तमू, कलेवा, बगान, म्यावड़ी और मायसोट तक जाने वाला रूट सिर्फ इंडिया म्यांमार रोड नहीं, बल्कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के इकोनॉमिक स्फेयर्स को जोड़ने का आइडिया है। इसलिए स्लाइड फ्यूचर प्रोजेक्शन नोड्स भी दिखा रही है। इस रूट का मतलब है फिजिकल ब्रिज बिल्डिंग बिटवीन रीजन्स। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल, क्या रोड बना देने से इंटीग्रेशन ऑटोमेटिक हो जाती है? नहीं। रोड के साथ कस्टम्स, सेफ्टी, लोकल स्टेबिलिटी, लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम और पॉलिटिकल ट्रस्ट भी चाहिए। सिटवे पोर्ट ऑपरेशनलाइजेशन का पॉइंट भी इसी चेन में फिट होता है। बे ऑफ बंगाल में इंडिया को मैरिटाइम एक्सेस और प्रेजेंस चाहिए। अगर म्यांमार कोस्ट पर चाइनीज डीप सी पोर्ट प्रोजेक्ट्स गेन करें और इंडिया डिलेड रहे, तो स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस हो सकता है। So Sitwe is not only about cargo, it is about presence, options and leverage. अब स्लाइड का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बॉटलनेक्स। नीचे बार चार्ट में सिक्योरिटी थ्रेट सबसे बड़ा डिले वेक्टर दिखाया गया है। उसके बाद लैंड एक्विजिशन और टेरेन प्रॉब्लम्स। ये बहुत रियलिस्टिक पॉइंट है। पॉलिसी स्पीचेस में मेगा प्रोजेक्ट्स स्ट्रेट लाइन में दिखते हैं, लेकिन ग्राउंड पर चिन स्टेट इंसर्जेंसी, अरकन आर्मी एक्टिविटी, डिफिकल्ट टोपोग्राफी, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस और कॉस्ट ओवररन्स मिलकर मोमेंटम तोड़ देते हैं। पलेटवा जोरिनपुई सेगमेंट को क्रिपल करने वाली डिसरप्शन इसी लॉजिक का पार्ट है। इस स्लाइड का डीप आईआर लेसन ये है कि कनेक्टिविटी स्ट्रैटेजी को सिर्फ इकोनॉमिक लेंस से नहीं देखना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर खुद पावर पॉलिटिक्स का इंस्ट्रूमेंट होता है। जो रूट स्टेबल होगा वही इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा। जो रूट डिलेड होगा वहां राइवल पावर को एडवांटेज मिलेगा। सोचो जरा, अगर इंडिया प्रोजेक्ट अनाउंस करे और चाइना फास्टर एग्जीक्यूट करे, तो रीजनल परसेप्शन किसके फेवर में जाएगी? एग्जैक्टली। इसलिए कनेक्टिविटी का क्वेश्चन अल्टीमेटली स्टेट कैपेसिटी का भी क्वेश्चन है। इंडिया की एक्ट ईस्ट क्रेडिबिलिटी तभी स्ट्रांग लगेगी जब प्रोजेक्ट मैप से निकलकर रिलायबल कॉरिडोर्स बनेंगे। सिंपल है, लेकिन बहुत डीप है। मेक सेंस? इस स्लाइड में बे ऑफ बंगाल को सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस दोनों के जॉइंट स्पेस के रूप में देखा गया है। पहला पॉइंट आईआईयू फिशिंग है। आईआईयू का मतलब है इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग। सुनने में ये सिर्फ फिशरीज इशू लग सकता है, लेकिन एक्चुअली ये मैरिटाइम गवर्नेंस का टेस्ट है। जब डीप वाटर ट्रॉलर्स रूल्स तोड़ते हैं, तो सिर्फ फिश स्टॉक खत्म नहीं होता, उनके थ्रू शैडो नेटवर्क्स, मैरिटाइम मिलिशिया बिहेवियर, सर्वेलेंस मास्किंग और ग्रे जोन कंपटीशन भी बढ़ सकता है। मैप में जो रेड हॉटस्पॉट्स और सी रूट्स दिख रहे हैं, वो बताते हैं कि बे ऑफ बंगाल अब पैसिव वाटर बॉडी नहीं, बल्कि कॉन्टेस्ट की जगह है।
इसीलिए मैरिटाइम सिक्योरिटी को नेवी ओनली इशू समझना गलत होगा। कोस्ट गार्ड, फिशरीज लॉ, इंटेलिजेंस और रीजनल कोऑर्डिनेशन सब चाहिए। अब रोहिंग्या एक्सोडस 2017 के बाद रखाइन से मास डिस्प्लेसमेंट हुआ और कॉक्स बाजार में बहुत बड़ा रेफ्यूजी कॉन्सेंट्रेशन बना। फ्लो मैप में 1 मिलियन डिस्प्लेसमेंट और मैरिटाइम स्मगलिंग एरोज इसी स्केल को दिखाते हैं। अब ये समझो कि रेफ्यूजी क्राइसिस सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन स्टोरी नहीं होती, ये डेमोग्राफी, बॉर्डर मैनेजमेंट, ट्रैफिकिंग, लोकल इकोनॉमी, कैंप रेडिकलाइजेशन रिस्क, पब्लिक ओपिनियन और डिप्लोमेसी सबको टच करती है। इसीलिए स्लाइड इंडिया के रेफ्यूजी पॉलिसी डायलेमा को वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करती है। एक सर्कल इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी का है, दूसरा डिप्लोमैटिक प्रैग्मेटिज्म का, तीसरा ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशंस का, बीच में नॉन रिफॉल्वमेंट टाइट रोप लिखा है। टाइट रोप का मतलब पतली रस्सी पर बैलेंस बनाना। बहुत सही इमेज है। इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न क्यों? क्योंकि लार्ज अनडॉक्यूमेंटेड मूवमेंट से स्टेट को आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, रेडिकलाइजेशन, लोकल टेंशन और इंटेलिजेंस बर्डन का फियर होता है। डिप्लोमैटिक प्रैग्मेटिज्म क्यों? क्योंकि इंडिया म्यांमार जनता से रिलेशन ब्रेक नहीं करना चाहता और साथ ही बांग्लादेश को भी अनस्टेबल नहीं देखना चाहता। ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशन क्यों? क्योंकि मास सफरिंग को इग्नोर करना इंटरनेशनल इमेज और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के खिलाफ जाता है। तो स्टेट क्या करे? सबको खुश करने वाला क्लीन आंसर नहीं होता। ऑपरेशन इंसानियत इसी कॉम्प्लेक्सिटी का प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स है। रिलीफ देना, कैंप्स और अफेक्टेड पॉपुलेशंस को सपोर्ट करना, स्पेशली बांग्लादेश साइड पर एक तरह से क्राइसिस स्पिलओवर को मैनेज करना है। इसका मतलब इंडिया फॉर्मली ओपन रेफ्यूजी फ्रेमवर्क के बिना भी सिलेक्टिव ह्यूमैनिटेरियन एंगेजमेंट कर रहा है। यानी लीगल आर्किटेक्चर वीक हो सकता है, पर पॉलिसी रिस्पॉन्स जीरो नहीं होता। डीप लेसन ये है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को सिक्योरिटी के अगेंस्ट सिंपल ऑपोजिट मत समझो। कभी-कभी ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ही सिक्योरिटी स्टेबलाइजेशन का टूल बन जाता है, और सिक्योरिटी एंग्जाइटी को इग्नोर करना भी इमैच्योर एनालिसिस होता है। समझ आया? रियल फॉरेन पॉलिसी में कंपैशन और कॉशन दोनों साथ चलते हैं। बे ऑफ बंगाल इसीलिए सिर्फ सी नहीं, एक पॉलिटिकल थिएटर है जहां माइग्रेशन, मैरिटाइम ऑर्डर और रीजनल डिप्लोमेसी एक दूसरे में घुले मिले होते हैं। राइट? ये फाइनल स्लाइड बिम्स्टेक को एक नए रीजनल ऑर्डर के फ्रेमवर्क के रूप में प्रेजेंट करती है। सबसे पहले बेसिक मीनिंग। बिम्स्टेक या बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच एक ब्रिज फोरम है। स्लाइड का पहला क्लेम यह है कि यह मोरेबंद सार्क का ऑल्टरनेटिव बन गया है। मोरेबंद का सिंपल मतलब है लगभग इनएक्टिव या पॉलिटिकली जम हुआ। सार्क इंडिया पाकिस्तान राइवलरी के प्रेशर में काफी वीक हो गया, इसलिए इंडिया को एक ऐसा फोरम चाहिए था जहां पाकिस्तान फैक्टर ब्लॉक न करे। बिम्स्टेक वही स्ट्रेटेजिक ओपनिंग देता है। तो समझो, इंस्टीट्यूशंस न्यूट्रल बॉक्सेस नहीं होते, स्टेट्स उन्हें अपनी रीजनल स्ट्रैटेजी के हिसाब से चूज भी करते हैं। अब एफटीए पॉइंट। फ्री ट्रेड एरिया नेगोशिएशंस का मतलब सिर्फ कस्टम्स ड्यूटी कम करना नहीं, इसका डीपर एम है रीजन के गुड्स, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट फ्लोज को ज्यादा इंटीग्रेटेड बनाना। अगर बे ऑफ बंगाल रीजन फ्रैगमेंटेड रहेगा तो ट्रेड एक्सटर्नल पावर्स के थ्रू ज्यादा होगा और इंट्रा रीजनल गेन्स कम मिलेंगे। तो क्वेश्चन, क्या इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल ट्रस्ट आ जाता है? हमेशा नहीं, लेकिन रिपीटेड कॉमर्स फ्रिक्शन को कम करता है और कोऑपरेशन का इंसेंटिव बढ़ाता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल सिंथेसिस। ग्रिड इंटरकनेक्शन का एमओयू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड रीजनल इंटरडिपेंडेंस को डीपन करता है। ऊपर वाले मैप में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड के साथ पावर फ्लो एरोज दिख रहे हैं। मतलब रीजन को आइसोलेटेड एनर्जी आइलैंड्स के रूप में नहीं, नेटवर्क के रूप में सोचा जा रहा है। इसी तरह कोस्टल शिपिंग अग्रीमेंट्स ईस्टर्न सीबोर्ड पोर्ट्स को कनेक्ट करके टाइम और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट दोनों कम कर सकते हैं। नीचे कोस्टल शिपिंग नेटवर्क का स्मॉल मैप इसी मैरिटाइम लॉजिक को दिखाता है। ये सब मिलकर बे ऑफ बंगाल को बैरियर से कॉरिडोर में कन्वर्ट करते हैं। अब सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स का रोल सरफेस पर टेक्निकल लग सकता है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत जियोपॉलिटिकल है। कोई रीजन तभी स्टेबल बनता है जब क्राइम, टेरर फाइनेंस, नार्कोटिक्स, ट्रैफिकिंग और क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिगेशन पर लीगल कोऑर्डिनेशन हो। नीचे जो 3 पिलर्स बने हैं उनमें काउंटर टेररिज्म, डिजास्टर मैनेजमेंट HADR और मैरिटाइम सिक्योरिटी IUU मॉनिटरिंग दिए गए हैं। इसका मतलब बिम्स्टेक इकोनॉमिक फोरम से आगे बढ़
बढ़कर सिक्योरिटी कम्युनिटी के एलिमेंट्स बिल्ड कर रहा है। डीप पॉइंट यहाँ ये है कि इंडिया बे ऑफ बंगाल को अब पेरिफेरल जोन नहीं समझ रहा, ये उसकी रीजनल ग्रैंड स्ट्रैटेजी का सेंट्रल थिएटर बन रहा है। बिम्स्टेक के थ्रू इंडिया एक ऐसा ऑर्डर बनाना चाहता है जहां कनेक्टिविटी, एनर्जी, लीगल कोऑपरेशन और मैरिटाइम सिक्योरिटी एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बन जाए। लेकिन क्या फोरम होना ही इनफ है? नहीं, इंस्टीट्यूशनल प्रॉमिस को डिलीवरी, फंडिंग, कोऑर्डिनेशन और पॉलिटिकल कंटिन्यूटी चाहिए, वरना बिम्स्टेक भी स्लोगन्स तक सिमट सकता है। इसलिए इस स्लाइड का फाइनल लेसन है, न्यू रीजनल ऑर्डर स्पीचेस से नहीं, लिंक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, लीगल रूल्स और रिपीटेड कोऑपरेशन से बनता है। हाँ, बिल्कुल, यही आर्किटेक्टिंग का रियल मतलब है।